पल्लवी जी का जो है काम बहुत मुश्किल काम है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करना, बोलना अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इट्स नॉट डेफिनेटली इजी टू प्लीज एवरीवन। उनका जो वो जी रही हैं इसको पर्सनल लाइफ, वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो कैसे अपने प्रैक्टिस को यूज करती हैं, वो बताएंगी हमें। Thank you, Deepa ji. Homage to the Blessed One, Dhamma and Sangha. Homage to Bharat Ratna, Dr. Baba Saheb Ambedkar. S.N. Goenka Guruji, who was our teacher, who guided us in Buddha's teaching and Vipassana. Esteemed Sangha, respected members, respected Haldar sir, distinguished guest. It is with deep reverence and gratitude that I stand before you today at this distinguished assembly of the International Buddhist Confederation. We are gathered here not merely as individuals or representatives of diverse traditions, but as unified community bound by our shared commitment to the path of enlightenment, compassion, harmony, as laid down by the Buddha. I think today is the day when we should actually reflect on the doctrines given by Buddha, Shila, Samadhi and Panya. Today I am going to talk on emphasize of course more on the leadership aspect, but the leadership is not necessarily political. It would be leadership in any form, in the state government, at the national level, at private level, as the head of organizations. These teachings of the Buddha are very much applicable at all levels. So let me start. मैं शुरुआत करती हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से जो कि जातक से आती है। जातक 520, गंध तिंडु जातक। तो इस बारे में बुद्ध ने बताया हमें, जब बुद्ध के पास किंग पेसनादी गए और वो हरदम जाते थे उनसे एडवाइस लेने, उनसे धम्म समझने। तो जो उन्होंने कहा, बुद्ध ने किंग राजा को ये बताया कि अ किंग शुड रूल हिज किंगडम with righteousness. If a king is immoral, the court officials are immoral and people suffer. A wicked person may accept bribes, but no bribe can postpone death. No one can escape death, and as for rebirth, one has no support other than his own virtuous actions. Even when there was no Buddha in the world, a king who followed wise advice, governed righteously, was born in heaven. तो ये कहानी तब की है जब उत्तर पांचाल नाम का एक किंगडम था और वहाँ पांचाल नाम के एक राजा थे जो कि उनकी कैपिटल सिटी कंपिला थी, और वो राजा बहुत ही अनजस्ट मोनार्क थे, वो इविल हैबिट्स के थे। तो राजा जैसे थे वैसी ही उनके साथ में जो काम करने वाले उनके मंत्री हैं या उनके ऑफिसर्स हैं या टैक्स कलेक्टर्स हैं या कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, वो सब वैसे ही स्वभाव के थे। और इसका परिणाम ऑफ कोर्स लोगों पे दिख ही रहा था। तो एक बार ऐसा होता है कि राजा अपना कैपिटल छोड़ के गांव की तरफ जाते हैं। कुछ एक ट्रेडिशन था कि हर साल वो जाते थे, और इस गांव के पास जब आते हैं तो उनको दिखता है कि गांव बिल्कुल हालत बहुत उसकी खराब है, वो गांव वेल मेंटेन्ड नहीं है। और फिर उनको एक घर दिखता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली को घर से बाहर निकाल रहा है, और जो ऐसे कांटों के पेड़ हैं वो कलेक्ट करके जैसी ही फैमिली बाहर निकलती है घर से, वो कांटों के पेड़ पूरे घर के आगे पीछे बिछा देते हैं। तो राजा और उनके साथ के जो कोर्ट वाले लोग हैं, उनको बड़ा एडवाइजर्स हैं, उनको बड़ा आश्चर्य लगता है ये आदमी कर क्या रहा है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम थोड़ा छुपते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। तो वो लोग छुप जाते हैं। ये जो ओल्ड आदमी है, जो आदमी अपनी फैमिली को लेके जंगल में चला जाता है, और फिर राजा थोड़ी देर में ऐसा देखता है कि उसके ही सैनिक, जो कि दूसरे सैनिक है जो उनके साथ में नहीं आए हैं, वो सैनिक आते हैं, कोर्ट के कुछ लोग आते हैं, पूरे गांव में वो घूमते हैं और गांव से उनको, गांव वाले लोगों को हरास करते हैं, उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। और फिर शाम को ये सब लोग वापस चले जाते हैं। जब ये वापस चले जाते हैं तो ये जो ओल्ड एक आदमी है जो जंगल में अपनी फैमिली को लेकर छुपा है,
वो बाहर निकलता है, वो वापस अपने घर में आता है, कांटों वाला जो सब उन्होंने पेड़ रखे हैं वो बाजू में करता है, अपनी फैमिली को अंदर लाता है। बट जब ये करता है तो उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। और जब ये चुभता है तो वो रोने लगता है, दर्द के कारण वो बहुत जोर से रोता है। रोते रोते कहता है कि जैसा ये कांटा मेरे पैर में चुभा है, राजा तुझे भी कोई एक बाण आए लगे और तुझे भी उतना ही पेन हो जितना मुझे हुआ है। तो राजा के एडवाइजर्स और राजा बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि पैर में कांटा लगा है, इसका मुझसे क्या संबंध है। तो वो राजा अपने एडवाइजर को उस ओल्ड आदमी के पास भेजते हैं, उस आदमी के पास भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या कारण है कि तुम इस तरह से बोल रहे हो, भैया तुम ओल्ड हो, तुम्हारी आंखें अब वो हो गई हैं, हो सकता है कांटा उस कारण चुभ गया हो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये कांटा उस कारण नहीं चुभा है, वो राजा है, वो अपना काम नहीं करता है और वो अपने शील पालन नहीं करता है, इसीलिए उसके साथ वाले जो लोग हैं, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उसके ऑफिसर्स हैं, जो उसके टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो कोर्ट वाले लोग हैं, वो भी वैसे ही हैं और वो हर दिन हमारे यहाँ आते हैं और हमसे हमारे यहाँ लूटपाट करते हैं। तो उससे बचने के लिए मुझे हर बार रोज अपनी फैमिली को लेके जाके जंगल में छुपना पड़ता है। तो इसीलिए और यहाँ चोर भी बहुत सारे हैं, तो मुझे उनके लिए कांटे बिछाने पड़ते हैं। तो राजा तुम रिस्पॉन्सिबल हो, राजा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये चीज जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा बड़ा समझदार भी है, वो समझ लेता है कि हाँ बात सही है। बड़ी स्टोरी है, मैंने सिर्फ उसमें से एक पार्ट उठाया है। मुझे लगता है ये स्टोरी जो है बहुत, इट कन्वेज अ लॉट ऑफ मॉरल स्टोरी टू अस, that if one is in leadership positions, whether it is in a government or private or organizational or whatever levels, I think small change in behavior will make massive impact on the ones that are governed by you. So common man जो है वो हार्डली कभी राजा के संपर्क में आता है। उसका संपर्क किससे होता है? मिनिस्टर्स से होता है, ऑफिसर्स से होता है, क्लर्क से होता है। तो जैसा राजा वैसे ही उसके लोग, तो लोग उस कारण परेशान होते। तो बुद्ध का कहना है कि जो राजा है वो शीलवान होना चाहिए। और अगर आपको जस्टिस, इफ जस्टिस हैज टू बी डिलीवर्ड एंड डिलीवर्ड टू द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग, देन द किंग हैज टू बी राइटियस and rule righteously, is what I want to put across through this story. Now, while performing duties as a government officer or even otherwise, it is utmost, what we have to do is do our work with utmost efficiency and hard work. But you know, for this we require the mind. And then our mind is not in our control. Our mind has its own mind, right? Our mind is a monkey mind. Believe me, when I was doing MBBS, in all 5 years, जब मैं MBBS कर रही थी, 5 साल मुझे याद नहीं ये माइंडफुलनेस शब्द मैंने कभी सुना हो। तो हमने ब्रेन के बारे में बहुत पढ़ा है, मेडिसिन का डेविडसन का पुस्तक था, हम लोग उसमें से पढ़ते थे। बट ब्रेन के बारे में उसका एनाटॉमी हम लोग डिस्कस करते थे, उसके डिसीजेस डिस्कस करते थे, उसकी ट्रीटमेंट्स डिस्कस करते थे। बट माइंड के जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, जो एक्शंस है, जो इंटेंशंस है, इस बारे में जब हम MBBS कर रहे थे तो कोई भी जिक्र तक नहीं था। तो दो आई वॉज अ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड लाइक मी 200 अदर ऑफ माई बैचमेट्स वर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वी स्टिल अप्रोच्ड लाइफ इन द मोस्ट अनसाइंटिफिक ऑफ मैनर। यानी जैसा माइंड हमारा कहता हम वैसे वैसे ही काम करते, क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं था। माय मदर टंग इज मराठी, एंड मराठी मध्ये तुम्ही म्हणताय म्हणून मराठी मध्ये एक की स्वभावाला औषध नसतं असं आपण म्हणतो, की देर इज नो नथिंग कॅन बी डन अबाउट द पर्सन्स नेचर और हिज बिहेवियर पॅटर्न. बट आफ्टर आय डिड विपसना केल्यानंतर मला असं नक्की सांगावंसं वाटतं की स्वभावाला औषध आहे. आणि ही गोष्ट मी स्वतःच्या अनुभवावरनं सांगते, कारण की जेव्हा मी विपश्यना केली, जसं गोयंका गुरुजींनी सांगितलं की आपलं माइंडचं एक हॅबिट पॅटर्न आहे. ते एखादी सिच्युएशन आली की वी डू द सेम थिंग अगेन अँड अगेन अँड अगेन अँड अगेन. बट वेन यू डू विपश्यना, यू डू यथाभूत ज्ञान दर्शनं, जसं भंतेजींनी सुद्धा सांगितलं आहे. यथाभूत ज्ञान दर्शनाने काय होतं
की आपले जे सगळे विकार आहेत त्यांना आपण बघतो आणि ते हळूहळू बुद्धाची प्रज्ञा आपण तिथे लावतो आणि ते सगळे जे विकार आहेत ते सगळे निघून जातात. आणि जसं राजश्री मॅमनी सांगितलं की मगच जो आपला ओरिजिनल स्वभाव आहे मेत्ताचा, उपेक्षाचा, ब्रह्मविहाराचा, तो बाहेर येतो. There is one thing I would like to quote from Venerable Bhikkhu Bodhi, Mahathera Bhikkhu Bodhi, who talks about sati and mindfulness. And he says that when you do sati, you establish your mind on the four parts of the mind, but here in Vipassana we mostly do it on the Vedana or the feeling. And Mahathera Bhikkhu Bodhi says, I am quoting, we adopt a stance of watchfulness towards one own present experience. One might also call this stance of the sati as bending back of consciousness upon experiencing subject in its physical, sensory and psychological dimensions. This act of bending back serves to illuminate the events occurring in these domains, lifting them out from the twilight zone of unawareness to the light of clear cognition. This very act allows us to scrutinize what we are experiencing in the present, and when we apply panya, pragya to this, as given by the Buddha, we cut the very roots of defilements that present themselves in our experience. इतकं सुंदर त्यांनी इथे भिक्खू बोधींनी सांगितलंय की सतीचं काम किती सुंदर आहे. ज्या गोष्टी आपण अनावधानाने करत असतो त्याच्यावर आपलं लक्ष जातं आणि जेव्हा बुद्धाची प्रज्ञा आपण त्याच्यावर लावतो तर जे काय विकार उठून आपल्या एक्सपिरियन्समध्ये येतात ते सगळे विकार निघून जातात. एक गोष्ट मला अजून सांगायची आहे की या आय थिंक दिस माइक इज नॉट वर्किंग. या इट्स वर्किंग, सॉरी. सो माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स ॲज विथ विपसना अँड विदाउट विपसना मला सांगावंसं वाटतो की विपसना जेव्हा मी केली नव्हती तेव्हा आय वॉज व्हेरी अँक्शियस अँड इरिटेटेड पर्सन, खूप टेन्शन, खूप स्ट्रेस, कारण कॉन्स्टंटली गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये काम करत असल्यामुळे तो एक टेन्शन सतत असतो. पण विपसना केल्यानंतर मला असं जाणवतं की ती जी एन्झायटी आहे, तो जो राग आहे, ती जे एक हेट्रेड असायची ती पूर्ण हळूहळू त्याची जी इंटेन्सिटी आहे ती मी सांगेल गायब नाही झाली आहे, कारण अजून तसं काही नाही, बट जी इंटेन्सिटी आहे ती नक्कीच फार रिड्यूस झालेली आहे. विपसना रिसर्च इन्स्टिट्यूटमध्ये एक रिसर्च रिपोर्ट आहे विच इज द इम्पॅक्ट ऑफ विपसना ऑन द गव्हर्नमेंट. दिस रिपोर्ट वॉज सबमिटेड टू द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अँड द VRI Dhammagiri Igatpuri by Mr. D.R. Parihar, who was an officer of the Forest Service from Maharashtra cadre, and he studied on the large number of personnel, including high-ranking officials from central, state government, public sector units and local bodies who attended Vipassana course. And in his study, in his research report, he has come to the conclusion that 98% of the people benefited from personal and professional life by practicing Vipassana. And of course, the effects increased as they practiced more. तर अबाउट 98% लोकांमध्ये विपश्यनामुळे पर्सनल लाईफमध्ये आणि प्रोफेशनल लाईफमध्ये फरक पडला. आणि जसं जसं 3 महिने झाले किंवा 6 महिने झाले ते प्रॅक्टिस करत राहिले तसं तसं तो अजून प्रोग्रेस जो आहे तो वाढत गेला आहे. शेवटी बस one point I would like to make is that when we are talking of governance and Vipassana and Dhamma, how can one not mention Ashoka the Great? We have known, आपल्याला अशोक, एक चंड अशोक आणि धम्म अशोक अशा दोन्ही बाजू सगळ्यांनाच माहिती असतील. We today are incredibly grateful to this ideal ruler, this Dhamma ruler, an extraordinary man who not only practiced and implemented the Buddha's teachings, but actually taught us how a welfare state and religious tolerance both can go hand in hand. At the height of his power, he practiced non-violence towards not only humans, mind you, also the animals. The period when he ruled his subject with the principles of Dhamma, that was the golden period for both the ruler and the ruled. In conclusion, I would like to say, it would be proper to infer that Vipassana has the capacity to reform the human mind
अँड कॅरेक्टर. विपश्यनामध्ये ही शक्ती आहे, बुद्धाच्या टीचिंग्सची ही शक्ती आहे की त्याला तुम्हाला स्वभावच बदलत नाही तर पूर्ण कॅरेक्टरच तुमचं बदलून जातं आणि पॉझिटिव्ह चेंजेस येतात. Vipassana is a tool for human resource development which should be practiced for the benefit of oneself and others. Finally, it could be understood that the Madhyama Marg on which we are talking here today of the Buddha is the only path which can guide the future global leadership to achieve the maximum potential of the human race while achieving mundane and highest spiritual well-being all at the same time. I thank you all for a patient listening. I thank IBC, Haldar sir, VRI for giving me this opportunity. Thank you. Jai Hind.